हाँ, गुड। डायग्राम बनाए हैं ये? हाँ, गुड गुड भूमि, गुड गुड जॉब। तो बस 3 लोगों ने करा है, नेहा, भूमि और पूजा। तान्या, वो दिखाओ। मैम मैंने भी करा है, बट फोन का बैक कैमरा खराब था, इसलिए मैंने आपको पहले फोटो भेज दी है। अच्छा हाँ, तुमने भेजी थी मुझे। ठीक है बेटा, ये तो तू स्कूल में भी कर सकती है, बुक से देख के करना था, है ना? सोने से पहले कर लेती, है ना? चलो, इन बच्चों ने किया, गुड बेटा। इसमें डायग्राम बना लेना, 2 क्वेश्चन डायग्राम से कवर हो जाते हैं, ठीक है जी? तो आपको ये ये 11th का टॉपिक भी आपका प्रिपेयर हो गया, राइट? चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कौन से चैप्टर पढ़ रहे थे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एक सेकंड, पानी देखना है। ये देखिए, पानी का पड़ा है? नहीं है? एक सेकंड ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कर रहे थे और उसमें हम इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, राइट? ये मैम। ये मैम। थोड़ा सा रिवाइज करके आयो जो क्लास में पढ़ाया था। ये मैम। ये मैम। ठीक है जी। तो इम्यूनिटी में हमने थोड़ा पॉइंट्स तो कवर कर लिए थे, आज हम चलेंगे आगे की तरफ। तो आपको याद है चार्ट बनवाया था मैंने आपसे? ये मैम। ये मैम। तो देखो, लिम्फोइड ऑर्गन्स ना आपसे ये एग्जाम्पल पूछते हैं। इस वाले चार्ट से एक क्वेश्चन आता है जो होता है एग्जाम्पल पे। तो वो कहते हैं जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा लिम्फ समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? व्हाइट वास्कुलर टिश्यू। व्हाइट वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। थोड़ा येलोइश भी होता है ये, तो लिक्विड होता है, ये लिक्विड की फॉर्म में, राइट? इसको हम लिम्फ कहते हैं। और लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है? अच्छा, ये बनता कैसे है, पता है? देखो, बहुत सिंपल कर देते हैं इसको, ठीक है? क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगी, डजंट मेक एनी सेंस, है ना? अरे, इससे ज्यादा बेहतर मेरे को यहाँ से पिक्चर मिल जाएगी। लिम्फ, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, ये ज्यादा इजी मिलेगी आपको पिक्चर। ये देखिए, पिक्चर दिख रहा है सबको? यस मैम। ये मैम। ये लिम्फेटिक सिस्टम है बॉडी का, ठीक है? ये फीमेल का दिखाया है। तो आपको दिख रहा है कि ये सारी की सारी वेसल्स है जो आपके फेस पे, सर पे जा रही है, आपके हाथों में भी जा रही है, लेग्स में भी जा रही है ना? पूरी बॉडी में कवर्ड है, राइट? अब ये जो वेसल्स है ना, इनके अंदर एक लिक्विड तैरता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। तो एक तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें आपकी आर्टरी एंड वेन में ब्लड घूमता है, और एक होता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें एक और वेसल्स होती है जिनके अंदर लिम्फ घूमता है। तो वो भी पूरी बॉडी में घूमता रहता है। अभी आपको बीच में छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े से, ये ग्रीन कलर के, है ना? इनको हम कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। छोटे छोटे से लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है जी? तो दीज आर द लिम्फ नोड्स। ये सारी की सारी क्या है? लिम्फ वेसल्स। जो मैं अंडरलाइन करूँ इतना बहुत है आपके लिए। और इनके अंदर जो लिक्विड है दैट इज अ लिम्फ, ओके? तो आपको पता है जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, ये वो साइट होती है जहां पर एंटीजन, एंटीजन का मतलब पैथोजन, कोई भी पैथोजन जो बॉडी से बाहर का है। तो पैथोजन किससे मिलता है? बी एंड टी सेल्स। याद है आपको बी एंड टी सेल्स की बात करी थी? यस। लिम्फोसाइट्स होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं? ये लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स होते हैं, तभी तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स बोलते हैं ना, लिम्फ के अंदर मिलते हैं, राइट? तो बी सेल और टी सेल से एंटीजन जहां मिलता है, वो जंग का मैदान जो था, वो ये छोटे छोटे गोले होते हैं। तो ग्रोइन रीजन के पास होते हैं, आर्म पिट्स के पास होते हैं, आपकी नेक पे होते हैं, फेस के साथ होते हैं, राइट?
सारी जगह ये फैले हुए हैं। क्लियर इतना सबको? मैम। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, काम आ जाएगा। डन? मैम। राइट। तो हम लिम्फ की बात कर रहे हैं। अब लिम्फ के रिस्पेक्ट में ना दो टर्म आती है, एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और एक होते हैं हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है जी। तो फर्क क्या है, नीट आपसे पूछ लेगा प्राइमरी कौन से सेकेंडरी कौन से, एग्जांपल देके पूछेगा, और दूसरा वो ये पूछ लेगा कि प्राइमरी में क्या होता है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो साइट्स हैं, वो जगहें हैं जहां पर बी सेल एंड टी सेल पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं। तो बी सेल कहाँ बॉर्न होते हैं? बोन मैरो है ना। और बी सेल कहाँ मैच्योर होते हैं? बोन मैरो। सो बी सेल हम लिख देंगे मैच्योर, दैट इज आल्सो इन बोन मैरो। गुड। और वो कौन सी साइट है जहाँ पे टी सेल पैदा होते हैं? बोन मैरो। और जहाँ वो मैच्योर होते हैं? थाइमस। तो वो दो ऑर्गन जहां पर ये सेल्स बोर्न होते हैं, मैच्योर होते हैं, पर कभी भी एंटीजन से मिलते नहीं है, उन साइट्स को हम बुलाते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो हमारे पास प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, एक बोन मैरो और दूसरा थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो साइट होती है जहां पे एंटीजन और हमारे बी और सी टी सेल्स उससे मिलते हैं। तो वो जो जंग के मैदान थे उनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। तो एक जंग के मैदान का नाम बताओ, अभी दिखाया था मैंने। लिम्फ नोड। हाँ, एक तो है मेरे लिम्फ नोड्स, इसके अलावा भी जंग का मैदान होता है। आपने इंटेस्टाइन देखी है अपनी? कभी आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके अंदर ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब इसको अगर ध्यान से देखो, आपको ये फोल्डिंग्स दिख रही है? यस मैम। इनको हम बुलाते हैं पियर पैचेस। तो पियर पैचेस में भी बी और टी सेल मिलते हैं और एंटीजन को मारते हैं। ये यहाँ भी थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपको याद है एक स्ट्रक्चर होता था अपेंडिक्स? इवोल्यूशन में पढ़ा था, क्या था ये अपेंडिक्स? एटाविज्म का एग्जांपल था या वेस्टिजियल ऑर्गन का? यहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन और बी और टी सेल्स की इंटरेक्शन होती है। ठीक है, और आपकी पूरी बॉडी में म्यूकस होता है कहीं ना कहीं, हमेशा होता है। तो जो म्यूकस होता है ना, उसके साथ कुछ सेल्स एसोसिएटेड होते हैं, और ये जो म्यूकस के साथ लगे हुए, म्यूकस के अंदर छुपे हुए जो एसोसिएटेड से रीजन्स है, इन्हें हम कहते हैं म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जो म्यूकस के अंदर प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं, ये भी एक साइट प्रोवाइड करते हैं जहां पे एंटीजन से बी और टी सेल इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इनका शॉर्ट फॉर्म है माल्ट, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मेरे पूरे बॉडी के अंदर है, यहाँ पर भी है, पेट के पास भी होंगे, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है जी, राइट। और कौन सा रहता है, मैं कोई भूल गई हूँ, हाँ स्प्लीन। एंड लास्ट इज स्प्लीन। स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाट? आरबीसी। हाँ, तो स्प्लीन में भी एंटीजन बी और टी सेल से मिलता है, वहां पे भी लड़ाई होती है। तो जंग के मैदान आर नोन एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर? ठीक है जी। कल आपको जो मैंने चार्ट कराया था वो यही चार्ट कराया था। ठीक है जी, क्लियर? आइए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने बता दिया कि एंटीजन वो है पैथोजन है जो बॉडी के अंदर आएगा बीमारी कॉज करने के लिए। हमारे पास अपने सोल्जर्स हैं जो उस इन्फेक्शन से लड़ेंगे। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि कैसे बी सेल और टी सेल ये लड़ाई लड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले पैथोजन आया। अब पैथोजन को क्या करते हैं ना, कुछ सेल्स होते हैं जो उसको पकड़ के तोड़ देते हैं। देखो, बी सेल और टी सेल ना पैथोजन को ऐसे पहचान नहीं सकते जब तक उनके पास आके कोई ये ना बोले कि ये पैथोजन है। समझ रहे हो तुम? तो वो बहुत ही इनोसेंट से सेल है, वो ना ऐसे पहचान नहीं पाते, वो अपना आराम से बैठे होते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, मस्त बैठे हैं ऐसे। जैसे तुम आधे बच्चे ऐसे बैठ के लेक्चर देख रहे होंगे, क्या बोल रही है ये, है ना। वैसे वो भी ऐसे ही बैठे हैं। उनके पास किसी को लेकर आना पड़ता है कि ये देखो ये पैथोजन आया है, कृपा करके इन्हें मारे। तो पैथोजन को पकड़ के प्लेट पे सजा के जो सेल्स लेकर जाते हैं, उन सेल्स का स्पेशल नाम होता है, उन्हें हम कहते हैं एंटीजन। को पकड़ के प्रेजेंट करते हैं ना, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या बोलते हैं उन सेल्स को?
एंटीजन presenting cell. तो ये सेल एंटीजन को पहले खा जाएगा, उल्लू खा गया, फिर ये सेल उसकी ढुसुम करके छोटे छोटे पार्टिकल बना लेगा, पूरा खत्म नहीं करता उसको, एक सेल को खाएगा ना, ऐसे तो बहुत पैथोजन आएंगे, उसको पकड़ लिया, अब वो उसको किस पे सजाएगा, प्लेट में। हाँ, तो सेल के केस में प्लेट उसके रिसेप्टर होते हैं, अपने सरफेस पे सजा लेता है वो, देखो ऐसे, ये उसने एंटीजन को सजा लिया, ठीक है, ठीक है जी। अब ये जाएगा वहां पर जहां जंग का मैदान है, तो लिम्फ नोड्स की बात कर लेते हैं हम, है ना, लेट्स से ये आ गया हमारा लिम्फ नोड पे, अब लिम्फ नोड पे कौन बैठा है, बी एंड टी सेल्स। हाँ, तो यहाँ मेरे पड़े हैं बी सेल्स, और नहीं रेड से नहीं, पैथोजन का कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ मेरे पड़े हैं बी सेल्स, मस्त पड़े हैं, और यहाँ मेरे पड़े हैं टी सेल, कहते इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसे आधे बच्चे अभी भी ऐसे देख रहे होंगे क्या चल कर रहा है ये, है, वहां पर आगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अपने सरफेस के ऊपर लेकर पैथोजन को, ठीक है, जैसे ही प्लेट में लेकर आए वो कि भाई पैथोजन आ गया, बैठे क्यों, उसी टाइम बी सेल और टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, जब बी सेल टी सेल एक्टिवेट होते हैं ना, तो वो कैसे आगे मारते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी तक समझ आया सबको, ये मैम। ना लिख लिया, अपनी लैंग्वेज में ये लिख लेना, इस लैंग्वेज में मिलेगा नहीं आपको, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख रहे हो ना, ये मैम। अब देखो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो बड़ी टर्म है ना, इन सेल का कोई एग्जांपल अगर मैं बोलूं, सो दीज आर डेंड्रेटिक सेल, एक सेल इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये बार बार आता है, ये सेल ना ऐसे दिखते हैं जिनके से बाल बिखरे हुए होते हैं, इसलिए इनको डेंड्रेटिक सेल बोलते हैं, क्योंकि डेंड्राइट्स की तरह दिखते हैं, डेंड्राइट्स आपको याद है कहाँ मिलता था, न्यूरॉन। हाँ, न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो सर था उससे ऐसे निकल रहे होते थे ना, इसे हम डेंड्राइट कहते थे, तो ये ऐसे दिखते हैं इसलिए इसे डेंड्रेटिक सेल बोलते हैं, न्यूरॉन्स नहीं है ये, ठीक है जी, तो डेंड्रेटिक सेल इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और भी होते हैं, हमें इतना बहुत है। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं टी सेल के साथ क्या हुआ, जब उसने एंटीजन को देखा, और बी सेल दोनों साथ में एक्टिवेट हुए होंगे, तो जो टी सेल है वो हो जाएगा एक्टिवेट, जब मैंने बोला ना एक्टिवेट, तो पता है क्या करता है, वो कहता है मैं खुद से नहीं मार सकता, मैं दो सोल्जर्स को पैदा करता हूँ, तो आपको ऐसे इमेजिन करो एक सेल है और वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो मैं टी सेल हूँ, टी से 3 याद करना है, तो टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट का मतलब है कि वो पॉलीफरेट करेगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में, ठीक है, मैं लूंगी प्रोलिफरेट, तो टी सेल पॉलीफरेट हो जाएगा 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, पहला सेल है टी, ये बहुत हेल्पफुल है, तो बस को बोलते हैं टी हेल्पर सेल, एच को पैरों पे लिखेंगे, टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये वो सेल है जो मारेगा पैथोजन को, और तीसरा है टी मेमोरी सेल, ये वो सेल है जो याद रखेगा कि ये पैथोजन आया था, ठीक है, तो 3 तरीके के सेल में डिवाइड हो गया, तो टी सेल जब पैथोजन से मिलता है वो एक्टिवेट होता है, जिसका मतलब है वो पॉलीफरेट हुआ और 3 सेल में डिवाइड हुआ, हेल्पर सेल क्या करेगा, हेल्प करेगा, साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगा, किल करेगा, और मेमोरी सेल क्या करेगा, मेमोराइज। हाँ रिमेम्बर करेगा, इसे पता है वो रिमेम्बर कैसे करता है, वो ना टी मेमोरी सेल ना छोटा सा पार्ट पैथोजन का अपने अंदर रख लेता है, जैसे उसकी फोटो रख ली है ना ऐसे रख लेगा, अब जब दोबारा पैथोजन आएगा तो वो पहचान जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर, ये मैम। तो ये हुआ कब एक्टिवेट, जब हमें मिला पैथोजन। अब बी सेल के साथ भी कुछ ऐसा होता है, तो बी सेल भी एक्टिवेट होगा, तो हम कहते हैं पॉलीफरेट कर गया वो, अब वो पॉलीफरेट करता है 2 टाइप ऑफ सेल्स में, ठीक है, 3 में नहीं 2 में, एक होता है बी प्लाज्मा सेल्स और एक होता है बी मेमोरी सेल्स, मेमोरी क्या करेंगे, रिमेम्बर। और प्लाज्मा सेल क्या सिक्रीट करेगा, प्लाज्मा सेल बनाएंगे एंटीबॉडी, तो हम बोलते हैं ना एंटीबॉडी बनेगी पैथोजन के खिलाफ, एंटीबॉडी बनेगी, वो एक्चुअली प्लाज्मा सेल करते हैं, क्लियर, ये मैम। राइट, अब देखो पहले तो इतना लिखो, एक बार सब लिखो, और एक बार थम्स अप कर दो अगर लिख लिया तो, अच्छा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी ना ये, इसको सम अप करके देखते हैं क्या हमें समझ आया, हमें इतना समझ आया कि जो बी सेल है वो पॉलीफरेट होके कौन से 2 सेल में डिवाइड होते हैं, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा और बी मेमोरी, प्लाज्मा एंड टी मेमोरीज।
और प्लाज्मा सेल क्या सिक्रीट करते हैं? एंटीबॉडीज। और Antibody. एंटीबॉडी को जाके ढुशुम ढुशुम कर देगा किल पैथोजन। टेक्निकली किल नहीं करता, पर आपको यहाँ पे ये याद रखना है, आपके ग्रेड तक इतना ही है, ठीक है। जो टी सेल होते हैं वो किस में डिवाइड हो जाते हैं? TH cell, TH cell, T cell, and TM cell. TM cell. टी साइटोटॉक्सिक एंड टी मेमोरी सेल। देखो साइटोटॉक्सिक है जो किल करता है, राइट। और टी हेल्पर सेल Yeah. किसमें मदद करते हैं? टी हेल्पर सेल भाग के जाते हैं और बाकी के बी सेल को भी कहते हैं कि तुम पॉलीफरेट करो। तो देखो टी हेल्पर सेल को पॉलीफरेशन का सिग्नल देता है एंटीजन, राइट, लेकिन बी हेल्पर सेल को, बी सेल्स को पॉलीफरेशन का सिग्नल देता है टी हेल्पर सेल भी और एंटीजन भी, ठीक है। दोनों इसको बोलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे एंटीबॉडी चाहिए ना, तो टी हेल्पर सेल मदद करता है बी सेल की कि देख पैथोजन आ गया तो फटाफट से एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे, राइट। अब देखो जो एंटीबॉडी है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं, तो ये ब्लड में ना ऐसे घुलते हुए जाते हैं, ब्लड में मजे से तैरते हैं। तो जब वो ब्लड में मजे से तैरते हैं, इतनी बात हमें क्लियर है, एंटीबॉडीज तैरती है। और जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, दीज आर प्रॉपर सेल्स जो पैथोजन को देखेंगे, उस पर केमिकल सिक्रीट करेंगे और फिर उसको मार देंगे। इतनी बात क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. अब इसे समझते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, टी सेल्स साइटोटॉक्सिक सेल, हेल्पर सेल और मेमोरी सेल में चेंज होंगे, ये उसके सिंबल्स है। बी सेल, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में चेंज होंगे, ये उसका सिंबल है। क्लियर है सबको? Yeah, ma'am. अब देखना ध्यान से कि जो बी सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं क्या? एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज किस में तैर करती है? स्विम इन ब्लड एंड लिम्फ, राइट। मोस्टली ब्लड में स्विम करती है, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है। तो कोई भी चीज जब लिक्विड से रिलेटेड होती है ना, बायोलॉजी में हम उसको कहते हैं ह्यूमरल, ठीक है। तो अगर मैं इम्यूनिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ ये बी एंड टी सेल्स, तो मैं कहूंगी ह्यूमरल इम्यूनिटी हमें देता है बी सेल, क्योंकि वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। तो वो वाले सेल्स जो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं वो हमें कैसी इम्यूनिटी देते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्योंकि वो हमारे ब्लड में घुल के हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और वो वाले सेल जैसे कि टी सेल्स, जिसके पर्टिकुलर सेल है, जैसे टी साइटोटॉक्सिक सेल है, वो स्पेसिफिकली जाके पैथोजन को मारता है। तो जब सेल स्पेसिफिकली जाके पैथोजन को मार रहा है, ना कि सेल का प्रोडक्ट, तब हम उस वाले सेल को, उस वाली इम्यूनिटी को बोलते हैं सेल मेडिएटेड। तो जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है जिसमें एंटीबॉडी सिक्रीट होती है बाय बी सेल्स। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है जिसमें पर्टिकुलर सेल जाके पैथोजन को मारता है, और ये होती है बाय टी सेल्स। क्लियर सबको? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. ये नीट का क्वेश्चन है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी सेल। ह्यूमरल इम्यूनिटी किसमें दिखती है? एंटीबॉडी वाली या टी सेल वाली? तो एंटीबॉडी वाली। ये दो क्वेश्चन है, ऑपोजिट टी सेल्स पे भी आते हैं। जनरली आपसे ये पूछते हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टी सेल रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पेशली ये टी सेल वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है ना, तो डायरेक्टली आता है। लिखो इसे। हरीश ज्वाइन होगी क्लास? हरीश क्लास ज्वाइन हुई है वो क्लास में? कोई है जो बाहर रह गया क्या? Which is not in class. आप ये लिखिए एक बार। लिख लिया सबने? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. अच्छा, ओके, आइए अब थोड़ा सा एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी कैसी दिखती है और क्या करती है? ओके, रेडी? Yeah, ma'am. देखो एंटीबॉडी की टाइप पे, उसके स्ट्रक्चर पे, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एंटीबॉडी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एंटीबॉडी सिक्रीट कौन करता है?
B B cell. cell. B cell. बी वाले कौन से सेल? Plasma cells. Plasma cell. ई प्लाज्मा सेल सिक्रेट करते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होती है वो कैसी वाली इम्यूनिटी आपको देती है? सेल मेडिएटेड या ह्यूमरल? Humoral. इट प्रोवाइड यू ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट? वेरी गुड। तो ये तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे नीट के हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये अमीनो एसिड की चेन से बनी है ना? अब आपको पता है, अगर आपको याद है कि जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं, तो अमीनो एसिड का भी एक स्ट्रक्चर होता है। हम हमेशा लेफ्ट साइड में, अगर ये प्रोटीन की चेन है, अमीनो एसिड, ये सारे गोले अमीनो एसिड है, तो लेफ्ट साइड पे हम हमेशा रखते हैं NH ग्रुप और राइट साइड पे हम हमेशा रखते हैं COOH ग्रुप। क्या पता है? मैम। नहीं पता है तो आप रख लेना। एक साइड लेफ्ट साइड पे N रहेगा और राइट साइड पे C रहेगा, ठीक है? अब देखिए, अभी दिखती कैसे है। मैंने एक बड़ी सी चेन, सॉरी, कोई ज्वाइन करने की कोशिश करे, लेट मी नो। तो मैंने एक बड़ी सी चेन ली और वो ऐसे बना दी। मैंने एक और चेन ली अमीनो एसिड की, वो ऐसे बना दी, ठीक है? बड़ी 2 चेनें ली। अब मैंने दो छोटी चेन ली, एक यहाँ से एक यहाँ से, राइट? तो कितनी टोटल मैंने बड़ी वाली चेन्स ली? 2 और कितनी छोटी वाली? 2 तो टोटल नंबर ऑफ चेन्स वुड बी 4 तो टोटल नंबर ऑफ चेन इन एन एंटीबॉडी इज 4, ठीक है? एक एंटीबॉडी में 4 चेन है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई, राइट? और इसमें से जो बड़ी चेन है वो कितनी है? 2 तो बड़ी चेन को हम बोलते हैं 2 हैवी चेन्स। और कितनी छोटी चेन्स है? 2 उसे हम बोलते हैं 2 लाइट चेन्स। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी? H2L2, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंटीबॉडी। नीट का एक ये क्वेश्चन आता है, क्लियर? मैम। नाउ हवा में थोड़ी लटक रही होगी, एक दूसरे के साथ अटैच तो होगी ना? तो एक दूसरे के साथ ये अटैच कैसे होती है? देखो, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, तो ये कैसा बॉन्ड है? दिस इज 2 सल्फर है ना, सो दिस इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, ये नीट का तीसरा क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी में कौन सा बॉन्ड होता है? दैट इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहाँ भी होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। हवा में थोड़ी लटक रहे हैं सारे, है ना? और एक एंटीबॉडी की चेन अपने आप से कैसे कनेक्टेड है? वो दैट इज आल्सो डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्लियर? तो ये पेज नंबर कौन सा एनसीईआरटी पे? कार्टून पिक्चर है वहां पे, कौन सा पेज नंबर है? 151. 151 लिख लिया वहां पे, ठीक है? चलो आगे। अब देखो पिक्चर है एंटीबॉडी। देखो, अब एक एंटीबॉडी है, उसको पैथोजन को जाके मारना है, उसको उससे कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना? अब दिक्कत ये है कि उससे कांटेक्ट कैसे बनाए? अगर तुम्हें नेहा भुवनेश्वरी से कांटेक्ट बनाना है तो क्या करोगी? कैसे कर सकती हो? मैसेज करके। मतलब कि तुम उसे मैसेज करोगी, टाइप करोगी, फिर उसको पता चलेगा, राइट? तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? सेल अपने रिसेप्टर से कम्युनिकेट करते हैं। तो देखो, जो भी पैथोजन है, दिस इज अ पैथोजन, तो पैथोजन के सरफेस पे ना रिसेप्टर्स होंगे। देखो ये रिसेप्टर बनाया मैंने, इन रिसेप्टर्स का नाम होता है एपिटोप। क्या नाम होता है? Epitope. अब एंटीबॉडी में सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ऊपर देखो, जहां पर हैवी और लाइट चेन दोनों प्रेजेंट है ना, सिर्फ टॉप पे ये वो रीजन होते हैं जहां पे ये एपिटोप आके लगेंगे। तो एंटीजन एंटीबॉडी के यहीं आके बाइंड होता है, ठीक है? तो ये साइट जहां पे एंटीजन आके बाइंड होगा, इसे हम बोलते हैं पैराटोप। क्या बुलाते हैं? पैराटॉप पैराटोप पे हैवी चेन भी है और लाइट चेन भी है, दिख रहा है ना सबको? तो दिस इज है ना, राइट? तो यहाँ पे आके एंटीजन लगेगा। देखो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे एंटीजन, ऐसे इसका ये रिसेप्टर यहाँ आ गया और ये पूरा एंटीजन ऐसे। अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया? दिस इज एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, राइट? और फिर आगे इसकी पिटाई होगी, ठीक है? एक नोट है, उसको लिख लेना, सॉरी मैं बताना भूल गई, कि जो हमारा एंटीबॉडी होती है उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बुलाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनो क्योंकि इम्यूनिटी देता है ना हमें,
तो इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि प्रोटीनेशियस है इसलिए ग्लोबुलिन स्ट्रक्चर। इसी का सिंबल होता है हमारा कैपिटल आई और छोटा वाला जी। क्लियर? Yeah, ma'am. और ये एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी का सिंबल होता है एबी। ठीक है, Yeah, ma'am. चलिए नाउ आइए इसी पे वापस आते हैं। अब सोचो कि मैंने ये एंटीबॉडी ली और इसको मैंने एक बीकर में डाल दिया, छोटू से बीकर में। मैंने इसको घुमा दिया, सेंट्रिफिकेशन कर दी। सेंट्रिफिकेशन करी तो टूटेगा, Yeah, ma'am. है ना? जब ये टूटा तो मुझे इसके दो फ्रेगमेंट मिले, दो फ्रेगमेंट में टूटा ये। एक तो फ्रेगमेंट था ऊपर वाला, एक दूसरे से कंबाइन था, और एक फ्रेगमेंट थी नीचे वाला। ठीक है, तो ये जो दो ऊपर वाली चेन है ना, जिसमें एक हैवी चेन है और एक लाइट चेन है, नीचे वाले में तो एक ही होगा, सॉरी, इसको हम बुलाते हैं, कौन सा फ्रेगमेंट है? दिस इज अ फैब फ्रेगमेंट। ए बी स्टैंड फॉर एंटीबॉडी। तो ये वो एंटीबॉडी का फ्रेगमेंट है जहां पे एंटीजन आके बाइंड करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, फैब क्या है? फैग इज अ फ्रेगमेंट जहां पर एंटीबॉडी बाइंड करेगा। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। क्लियर? Yeah, ma'am. और ये नीचे वाला रीजन है ना, इसको निकाल के हम क्रिस्टल बना सकते हैं, इसलिए हम इसे FC बोलते हैं। C स्टैंड फॉर क्रिस्टल। ओके, क्या यहाँ पर एंटीजन कभी बाइंड करता है? No, ma'am. एंटीजन बाइंड हियर। क्लियर सबको? Yeah, ma'am. जो FC रीजन है, क्या FC रीजन में हैवी चेन है, लाइट चेन है, या दोनों है? Heavy chain है। heavy और फैब रीजन में हैवी चेन है, लाइट चेन है, या दोनों है? दोनों है। क्लियर है ना सबको? Yeah, ma'am. चलो आओ, अब मैं तुमको बताती हूँ एंटीबॉडीज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है, Yeah, चलो। तो जो एंटीबॉडीज होती है, उसको एंटीबॉडीज को मैं IG लिखूंगी अब। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन वाला सिंबल, इसको यूज करेंगे। तो चलो मेरे को बताओ कि अगर मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, फिर हम उसके साथ करेंगे। पूजा, सबसे पहले पूजा का हाथ खड़ा हुआ। काजल, हो काजल? Yes. काजल, काफी टाइम बाद काजल का हुआ, तो आज काजल से पूछते हैं। ठीक है जी, चलेगा पूजा? Yeah, ma'am. ठीक है, तो काजल, अगर आप घर पे हो, आप इधर उधर कूद रहे थे, ला 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 करती हुई, ऐसे चोटी बनाई हुई आज तूने, है? हमारी काजल इधर उधर कूद रही थी, हम इसको ऐसे चॉपस्टिक जैसा बनाएंगे। ठीक है, खुश थी काजल अपनी जिंदगी में, कूद रही थी, और काजल गई गिर। घर में सब है काजल, ठीक है? तो जैसे तुम गिरोगी तो क्या करोगी? काजल लग गई रोने। जैसे ही काजल गिरेगी, सबसे पहले भाग के कौन आएगा घर में से? मम्मी। तो मम्मी कम्स फर्स्ट, जहाँ पे चोट लगी। सही बात है? Yeah, ma'am. ये अपना केस A था। चलो अब मुझे बताओ, महाभारत किसने सुनी है? कौन है? तान्या। तान्या, अर्जुन के बेटे कौन थे? अभिमन्यु अभिमन्यु। तो आप लोगों ने महाभारत में कहानी सुनी है कि जब अभिमन्यु अपनी मदर के वूब में था, तो जब उनकी Yes, मदर ma'am. प्रेजेंट थी, दैट वाज इन ए फीटल स्टेज, है ना? तो जब हमारा अभिमन्यु कौन से स्टेज में था? फीटल स्टेज में था। तब जो अर्जुन होते हैं वो अपनी वाइफ को कहानी सुनाते हैं। ऐसे इमेजिन कर लो कि दो लोग हैं, तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहानी सुना रहे हैं और वो उसको बताते हैं कि चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाते हैं और बाहर कैसे निकलते हैं। चक्रव्यूह मतलब एनिमी की एक स्ट्रेटेजी थी मारने के लिए युद्ध में, ड्यूरिंग द वॉर। तो जब अर्जुन कहानी सुना रहे होते हैं, तो जो उनकी मदर होती है वो सुन रही होती है, तो उन्हीं के साथ उनका बेबी भी सुन रहा होता है। फिर मदर सो जाती है, तो वो कहानी ना हाफ सुनती है, तो उनको इतना पता होता है बेबी को कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है, पर बाहर आने का रास्ता नहीं पता होता। ये सुना है सबने? Yeah, Yes, ma'am. ma'am. सो फीटल स्टेज में नॉलेज कौन दे सकता है आपको इस तरीके की नॉलेज? Mother. फीटल स्टेज में Mother. जो नॉलेज गई, वो गई एक गुरु की तरफ से। टीचर थे ना वो, एक तरह से उनको टीच कर रहे थे ना, ही वाज टीचिंग हर। तो जो नॉलेज थी वो गुरु से गई, राइट? तो गुरु से नॉलेज कैसे जाती है?
नॉलेज मिलना कब से स्टार्ट हो जाता है? fetal से fetal stage. fetal stage. फ्रॉम फीटल स्टेज, है ना? बहुत बढ़िया। आप छोटे छोटे बेबी होते हैं वो कैसे रोते हैं? बेबी कैसे रोता है या रोती है? अरे कोई तो साउंड आती होगी। नो वन? बच्चा तो खतरनाक बन गया। मेरे बच्चे तो सच में खतरनाक बन गया। फिर वो कम रहा है, डरा ज्यादा रहे। तो बीच बच्चा कैसे रोता है? ऑप्शन, आज कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बताओ कैसे रोता है? मैम बी ऑप्शन। ऊ करके बच्चा रोता है बेटा, Option उल्लू A. का बच्चा नहीं। मोस्टली Option करके हल्ला नहीं बजाते, है ना? Yeah, ma'am. तो हमें इतना याद है कि बेबी क्राई एज, उसको चुप कराने के लिए खाना दे दिया जाता है। ये मैम। A. Yes, ma'am. तो बच्चों के लिए Yes, खाना ma'am. क्या होता है? बिल्कुल छोटू बच्चे, इन्फेंट। मिल्क। मिल्क मैम। Yeah, ma'am. मिल्क में मदर का फर्स्ट मिल्क इज नोन एज Colostrum. कोलेस्ट्रॉल, राइट? तो मिल्क के साथ अपन याद रहे कोलेस्ट्रॉल, इसलिए बच्चों को दूध देना जरूरी होता है, नहीं तो दिमाग खा जाता है ना? क्लियर ये तीन बातें? Yes, ma'am. Yeah. आइए, तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज अलग अलग टाइप की होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन उनको कहते हैं, ठीक है? इसी को एंटीबॉडी भी कहते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले जब चोट लगी थी तो कौन आया था काजल? Me. Mummy. तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम, कैपिटल एम से लिखना है। ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो सबसे पहले अराइव होती है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो जब भी चोट लगेगी सबसे पहले आपकी बॉडी में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होगी? IG। GM. हाँ, आईजीएम, फॉर्म फर्स्ट, ठीक है जी। और ये होती कैसी है? अगर मम्मी आती है एकदम शांति से आती है, हल्ला मचाते हुए आएंगी? हल्ला में जाते हैं। हल्ला मचाते हुए. सो दिस इज द लार्जेस्ट वन, क्योंकि यही सबसे ज्यादा शोर मचाएगी, ठीक है? कंसर्न में मचाते हैं, ऐसी बात नहीं। अब वो कौन थे जो आपको शिक्षा दे रहे थे फीटल स्टेज में? Guru. तो आईजीजी, कैपिटल जी लिखना है। ये वो एंटीबॉडी है जो आपको मिलती है फीटल स्टेज में। मतलब फीटल स्टेज में आपको मम्मी से कोई भी चीज किसके थ्रू मिलती है? प्लेसेंटा। Placenta. तो प्लेसेंटा से जो ट्रांसफर होके बेबी को जाती है ना, वो एक ही एंटीबॉडी है, दैट इज आईजीजी। इसका अमाउंट हमारी बॉडी में मैक्सिमम होता है, तो अमाउंट मैक्सिमम है। देखो अमाउंट मैक्सिमम है, लेकिन लार्जेस्ट वन आईजीएम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्लियर? Yeah, ma'am. तो बच्चा जब रोया था तो उसको अप्पा ने क्या पिलाया था? Milk. 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 कैसे था? Colostrum. रोया कैसे था? Ah. हाँ, तो आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है जो ट्रांसफर होती है मम से बेबी को थ्रू व्हाट? मिल्क। मिल्क, है ना? थ्रू मिल्क। तो ये वो लौती इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सॉल्यूबल है। सो दिस इज अ सॉल्यूबल, घुल जाती है ना मिल्क के अंदर। सॉल्यूबल इम्यूनोग्लोबुलिन सिर्फ आईजीए होती है। अब जब एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी वर्ड आपको कौन सा अल्फाबेट सुनने में लगता है? एलर्जी जब मैंने बोला ए। एलर्जी, ज्यादा साउंड किसका है? ए और ई? तो आईजीई इज एन एंटीबॉडी जो जनरेट होती है ड्यूरिंग एलर्जी। जब भी एलर्जी होती है ना, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा आईजीई मिलती है। तो वो क्यों कहते हैं ब्लड टेस्ट करो? वो ये देखना चाहते हैं आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर आपके ब्लड में आईजीई ज्यादा मिलेगी, वो समझ जाएंगे तुमको किसी चीज से एलर्जी हुई है। फिर आपसे पूछेंगे आपने क्या क्या यूज किया, फिर पता लगाएंगे आपको किससे एलर्जी हुई है ना? और लास्ट होती है एक आईजीडी। आईजीडी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हो, तो याद हो जाएगा। ये मैम। Yeah, ma'am. इधर देखिए, आईजीएम वो है जो सबसे पहले साइट पर आती है और लार्जेस्ट होती है। आईजीजी वो है जो बच्चों को फीटल स्टेज में मिलती है, प्लेसेंटा क्रॉस करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईजीए जो मिल्क से मिलता है, आईजीई जो एलर्जी से होता है, और डी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब आपको कौन सा चार्ट आ जाएगा? ये वाला चार्ट देखो।
तो आपको ये चार्ट बना के आना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैरेटिव चार्ट है ये, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सो यू विल सी, एक सेकेंड, कि कौन से वाला है जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा बॉडी में, IgG. IgG. तो अमाउंट सबसे ज्यादा इसका होता है, लेकिन लार्जेस्ट कौन सी है, IgM. IgM. लार्जेस्ट ही है, राइट। ये दो कंफ्यूजन होती है, इसलिए बार बार बता रही हूँ। और सॉल्युबल कौन सी है, IgA. हाँ, IgA. और जो आपको कोलेस्ट्रॉल में मिलेगी दैट वुड बी IgA. IG. ये आपको थर्ड चैप्टर से कंपेयर करके पूछते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक सिस्टम है, तुम्हें याद नहीं रखना, बस वर्ड याद रख लेना कि एक्टिवेट करता है आईजीएम। ओके, सबसे ज्यादा फंक्शन आईजीएम के ही है ना, Amen. लिखा। चलो एक काम करना, बाद में लिख लें, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, मोस्ट अबंडेंट, बाद में लिख लेना, आपके पास चार्ट तो आएगा ही, राइट, डन। UMM. आइए, रिवीजन टाइम से पहले मैं आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन सिखाना चाहती हूँ, ठीक है। इम्यूनिटी का पार्ट फिर खत्म हो जाएगा, कल पहले मैं आपसे 10 मिनट वाइवा लूंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव, हाँ मुझे बताओ, वॉलंटियर चाहिए मुझे 2। सेजल Yes, ma'am. और हमारी भूमि, ठीक है। तो ये रही हमारी सेजल Amen. और ये हमारी भूमि। तो सेजल जो है हमारी ऐसे मस्त सोफे पे बैठी है, राजकुमारी है घर की, ठीक है, ऐसे टांगों पे टांगे रख के बैठी है। अब हमारे सारे बच्चे स्केलेटन ही होते हैं, क्योंकि मैडम से इतना ही बनता है। सेजल मस्त बैठी है, अब मम्मी इसको लाके मस्त खाना दे रही है, तो क्या सेजल ने उठ के कोई काम किया, मम्मी आके खाना दे रही है, भाई बहन आके सामान दे रहे हैं, रिमोट दे रहे हैं, टीवी देख ले, ठीक है, ये खाना खा रही है, फिर उसके बाद बर्तन भी लेके जा रहे हैं, इसको यही ब्लैंकेट दे दिया, बढ़िया। तो क्या सेजल ने कोई काम किया, No, ma'am. No, ma'am. वो एक जिंदा प्राणी की तरह कोने में पड़ी रही है ना। तो सेजल ने जब कोई काम नहीं किया तो क्या एनर्जी थोड़ी खराब हुई, एनर्जी यूज हुई उसके शरीर में, चलने फिरने में कुछ, No, ma'am. No, ma'am. जब एनर्जी यूज नहीं होती ऐसे प्रोसेस को अपन बोलते हैं पैसिव, खुद की एनर्जी नहीं लगी। देखो खाना उसको मिला, काम सारा हुआ है, ठीक है, बॉडी में खाना गया, डाइजेस्ट हुआ, लेकिन उसने खुद उठ के कोई कष्ट नहीं किया, तो ये हम कहेंगे सेजल इन एन पैसिव मोड। वहां है भूमि, भूमि बेचारी पहले किचन में गई, भोजन बनाया इसने, भोजन खाया, 4 लोगों को और खिलाया, भूमि ऐसे क्यों बन गई हमारी, ठीक है, 4 लोगों को इसने और खिलाया, उसके बाद इसने खुद भी खाया, तो भूमि ने एनर्जी लगाई। तो जो चीजें एनर्जी लगाती है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, Active. Active. देखो दोनों केस में खाना तो दोनों को मिला है ना, राइट, मिला कि नहीं, Amen. लेकिन एक केस में खाना खुद बनाना पड़ा और दूसरे केस में खाना नहीं बना बनाया मिल गया, राइट। Yeah, ma'am. Amen. तो जिसमें बना बनाया खाना मिला रेडीमेड वाला, वो कौन सा केस है, Passive. Passive. और जिसमें खाना बनाना पड़ा Active. Active. ये। अब हम इससे ही इम्यूनाइजेशन समझेंगे। इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब है कि आपको इम्यूनिटी कैसे मिल रही है, ठीक है। देखो जब आपकी बॉडी ने कष्ट किया, आपकी बॉडी में पैथोजन आया, आपकी बॉडी ने कष्ट किया, कष्ट करने के बाद उसने एंटीबॉडी बनाई और उस पैथोजन से लड़ने की तैयारी करी, तो जिसमें आपकी बॉडी ने कष्ट किया उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है आपकी बॉडी ने पैथोजन से लड़ने के लिए कष्ट नहीं किया, आपने बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी उसको दी थी, उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ये बात समझ आई, Amen. अब इसको हम कैसे समझेंगे, आप कभी इंजेक्शन लगाने जाते हो तो आपने देखा है कुछ बीमारियों के इंजेक्शन बीमारी होने से पहले लगते हैं, Yeah, ma'am. Amen. और कभी ऐसा इंजेक्शन लगाना ये हो कि स्नेक बाइट से पहले आपको इंजेक्शन लग रहा है, No, ma'am. स्नेक बाइट होने के बाद इंजेक्शन लगाने जाते हैं ना, Yeah, ma'am. Amen. तो ऐसा क्यों करते हैं, ओह मैंने वर्ड कैसे मिटा दिया, सॉरी, ऐसा क्यों करते हैं, देखो 2 सिचुएशंस है, ध्यान से देखना अभी समझ आ जाएगा, इतने इंटेलिजेंट हो तुम। देखो 2 ही केसेस है, आराम से देखोगे तो समझ आ जाएगा। पहले केस में क्या हुआ, जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक इम्यून रिस्पॉन्स होता था प्राइमरी, थोड़ा सा मुझे याद दिलाना, इम्यून रिस्पॉन्स एक होता था प्राइमरी और एक होता था सेकेंडरी, क्या फर्क था,
क्या फर्क था? मैम प्राइमरी में जो एंटीजन होता है वो फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर एंटर करता है, इसलिए हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है उसमें वो दूसरी बार एंटर करता है, तो इसलिए हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है ना दूसरी बारी में, यस मैम। और फर्स्ट वाली में स्लो रिस्पॉन्स होता है। यस मैम। बस अब देख, जब आपको सुई लगी पहले, ठीक है, तो वैक्सीन आपको लगी बिफोर डिजीज, तो उस वैक्सीन में पता है क्या होता है, जैसे आप जाते हो आपको पोलियो की दवाई इंजेक्शन लगते हैं ना, तो पोलियो के इंजेक्शन में क्या होते हैं, पोलियो के इंजेक्शन के अंदर आपको पोलियो वायरस ही होता है, लेकिन वो एटीन्यूटेड होता है। एटीन्यूटेड का मतलब पता है क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। हाँ, एटीन्यूटेड का मतलब होता है मींस वीक, वीक करा होता है उसको बहुत, कि वो बीमारी कॉज नहीं कर सकता, लेकिन वो वायरस है, तो वीक वायरस है, मतलब वो डिजीज नहीं कर सकता, कैन नॉट कॉज डिजीज, ठीक है। और वो आपकी मैम। आपकी बॉडी में इस फॉर्म में डाल देते हैं, आपको वैक्सीन दे दी, अब आपकी बॉडी में जब ये पैथोजन जाएगा वीक फॉर्म में, लेकिन है तो पैथोजन, आपकी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। बॉडी फॉर्म एंटीबॉडी, है ना, और साथ में क्या बनाएगी? प्लस मेमोरी। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी रिस्पॉन्स, है ना, यस मैम। राइट। मैम। तो बीमारी होने से पहले आपको दिया, अब अगली बार जब सच में पोलियो वायरस आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश करेगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा, तो उस पोलियो वायरस को मार देगा, इसलिए ऐसी वैक्सीन आपको पहले लेनी होती है। तो इस केस में आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई ना, यस मैम। तो ये कैसी इम्यूनिटी हुई, कैसी इम्यूनिटी हुई? ये एक्टिव। एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव। और ऐसी ऐसी इम्यूनिटी जब आपको वैक्सीन से मिले तो हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन। समझ आया? यस मैम। यस। मैम। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन है स्नेक बाइट यू। अब अगर आपको स्नेक ने बाइट कर दिया तो आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि धीरे धीरे जाके बी सेल टी सेल पॉलीफरेट हो और आपको प्रोटेक्ट करे, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे ना, टाइम तो है ही नहीं। तो इसमें केस में हम क्या करते हैं, हम लोग बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी लेते हैं। सो रेडीमेड एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाल देंगे, गिवन टू पेशेंट। पेशेंट को रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं और फिर वो सेव हो जाता है, राइट। तो इस केस में क्या पेशेंट ने खुद एंटीबॉडी बनाई थी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो ऐसी वाली इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? पैसिव। हाँ, पैसिव। पैसिव जब उसने खुद काम नहीं किया, खाना बना बनाया मिला था, तो पैसिव था ना। मैम। यस मैम। क्लियर हुआ एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन? मैम। तो एक होमवर्क लिख लो छोटू सा, होमवर्क इज बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो जो होता है, एक तो हम पोलियो की वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन लगती है पोलियो की, और एक पोलियो की ड्रॉप दी, ड्रॉप ली होगी आपने। ये मैम। क्या मैम। डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस करके आना जरा, ठीक है। ये मैम। चलो डन। ये मैम। आज के लिए इतना ही था। आइए, अब मैं आपको 2 मिनट्स देती हूँ, क्विकली डिजीज वाला पार्ट रिवाइज करो। आई गिव यू 5 मिनट, डिजीज वाला पार्ट रिवाइज करो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी हेरिडिटी एंड वेरिएशन से, ठीक है। So I'll ask you question is 807, ठीक है जी, चलो रिवाइज दिस।
ओके जी, कर लिया रिवाइज? Yeah, ma'am. आइए देख लेते हैं। ठीक है जी। सो रेज योर हैंड जो मुझे पढ़ाएगी अबाउट बढ़ाएगा अबाउट क्या नाम था उसका, सिकल सेल एनीमिया। तान्या, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, बताओ। मैम सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है मैम, जिसमें जो है एक सेकंड अरे एक सेकंड, ये जल्दी कैसे लिखूंगी मैं, रेलगाड़ी को धीरे कर भाई। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, करेक्ट, जिसमें क्या होता है? मैम जिसमें जो बीटा चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन किसकी लग बीटा जाता है। चेन, किसकी बीटा चेन? मैम हीमोग्लोबिन। हाँ, उसकी 6 पोजीशन पे क्या आके लग जाता है? मैम ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आके लग जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, ठीक है। तो कोड क्या होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, कोड कौन सा होता है? कोडॉन GLU। जी मैम एल यू GAG। जी जी। GAG। हाँ गैग, और वो कौन से कोडॉन में चेंज हो जाता है? GUG। जी यू जी, गैग से गूग हो जाता है ना, जी यू जी, शाबाश, वेरी गुड। ये दो क्वेश्चन आते हैं जो उसने बताए। और बेटा? और मैम इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स उनकी शेप चेंज हो जाती है। हाँ, तो आरबीसी बाय कॉन्केव होते हैं, लेकिन इसके बाद से वो सिक्कल शेप के हो जाते हैं, तो वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सिकल सेल एनीमिया में जो भी कैरियर होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जिनको डिजीज होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, राइट? और कुछ ऐड करना है तान्या? मैम ये क्वालिटेटिव डिसीज होता है हाँ, क्योंकि क्वालिटेटिव का इसमें क्या रेड ब्लड मतलब है? सेल मैम, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल की क्वालिटी, मतलब ये पहले दूसरे शेप के होते हैं, फिर इनकी शेप चेंज हो जाती है, स्किन की क्वालिटी हाँ डिक्रीज हो जाती है। हाँ, लेकिन क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 10 रेड हाँ ब्लड सेल रहे तो 10 के 10 ही रहते हैं, बस शेप अलग हो रही है तो क्वालिटी खराब हो रही है। मतलब मेरे पास 10 टी शर्ट है, 10 की 10 है, लेकिन एक में इस एक का स्टफ खराब हो गया, दूसरे का नहीं। तो दिस इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड क्वेश्चन। वेरी गुड, नोट्स बना रखे थे इसके? यस मैम। वेरी गुड तान्या, बहुत अच्छी। जिस तरीके से इसने बताया इसी तरीके से डिजीज आनी चाहिए, नीट में क्वेश्चन तभी निकलता है, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, ये सच है। गुड तान्या, शाबाश। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तान्या के अलावा कोई बताएगा? नेहा बता बेटा। मैम इसमें जो पर्सन होता है उसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, 44 प्लस XX एंड Y। 44 प्लस एक्स एंड वाई। अच्छा, तो ये XXY डिसऑर्डर है, किसको होता है, मेल फीमेल? गुड़िया जब वाई आ गया ना तो दिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेल। मेल। अच्छा, और क्या देखने को मिलता है बताओ? मैम इसमें मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते तो हैं। जब मेल में फीमेल कैरेक्टर दिखे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मैम हाइपोगोनाडिज्म। गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। हाइपोगोनेडिज्म का मतलब हो गया कि उसके खुद के गोनेड सही से डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन जब मेल में फीमेल के कैरेक्टर दिखने लग जाए तो टर्म इज द फिनोमेना इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया, राइट? इसमें जो मेल होता है वो फर्टाइल होता है या स्टेराइल? स्टेराइल। स्टेराइल का क्या मतलब है? मैम मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट? और इस केस में दिस इज अ सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स लिंक। सेक्स लिंक्ड है ना। और ये जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या मेंडेलियन? मैम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कैसे पता चला? मैम, क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया है। हाँ, तो जब सीधा क्रोमोसोम के ऊपर दिक्कत हो तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, शाबाश। फिर भी तेरे को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है ना? ये मैम। कर लियो अच्छे से रिवाइज, पर तूने बोल दिया, जब पूछा मैंने तो बोल दिया, मतलब तुझे आता है, रिवीजन की कमी है, राइट? गुड। नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा अबाउट डाउन सिंड्रोम, इन दोनों के अलावा, तान्या और नेहा के अलावा? डाउन सिंड्रोम कौन बताएगा? ये तो तुम्हें स्कूल के वाइवा में भी आएगा, मैं ऐसे ही बता सकती हूँ, जो चैप्टर आएगा तो ये आएगा, रोक नहीं पाएगा जरूर। Who will tell me about Down syndrome?
इसने भूमि बता बेटा मैम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और कौन सा, इसमें जो मेंडेलियन या क्रोमोसोमल? मैम क्रोमोसोमल तो ये क्रोमोसोमल, ऑटोसोमल, सॉरी, डोमिनेंट और रिसेसिव? डोमिनेंट। ऐसा हमने करा ही नहीं था क्रोमोसोम के साथ। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, अच्छा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्या होता है? मैम जो इसमें जो 21st क्रोमोसोम होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब एक क्रोमोसोम उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा आ जाए तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या सेक्स लिंक्ड? मैम सेक्स लिंक्ड। बेटा सेक्स लिंक होता है जब सेक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो। सेक्स क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 21। मैम ऑटोसोमल। ऑटोसोमल। सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है? 23। लास्ट क्रोमोसोम होता है ना, 23 का पेयर है राइट। तो 23rd क्रोमोसोम का जो पेयर है वो सेक्स वाला है। जब उसमें गड़बड़ी होगी तो सेक्स लिंक्ड, अदरवाइज ऑटोसोमल, राइट। अच्छा, और क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? फीचर्स बता। जो बेबी है जिसे डाउन सिंड्रोम है उसके फीचर्स बता कैसे होंगे। अच्छा मैम मैं फ्लैट बैक हेड होता है फ्लैट हेड, और फर्टाइल होगा या पोटेंशियल स्टेराइल? हार्ट। अच्छा, फर्टाइल होगा मैम स्टेराइल? स्टेराइल। फर्टाइल, फर्टाइल। ठीक है, ये बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के साथ आपको बहुत लोग मिलेंगे। इनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो जिनमें बहुत ज्यादा नहीं है वो तो अपने कैफेज भी रन करते हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होती है। मैम इनके पास हाथ से रिलेटेड एक लाइन थी, क्या था वो? क्रीज। पाम क्रीज। पाम क्रीज का मतलब है आपको एक लाइन दिखेगी ऐसे सीधी सी, यहाँ पर ऐसे, है ना, पाम क्रीज होती है। ये मैम कोजेनिटल, कोजेनिटल मतलब बचपन से होना। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, तो बचपन से ये प्रॉन है, बचपन से इनके पास ज्यादा क्षमता है कि इनको दिल की बीमारियां हो, ये मतलब है इसका, ठीक है। कोजेनिटल हार्ट का मतलब समझ आई। ये मैम और इनके पास जो इनकी टंग होती है उससे रिलेटेड कुछ याद है? मैम इनकी टंग बिग बिग और विंकल होती है। हाँ, तो उसे हम कहते हैं टंग पे ऐसी होती है फरोड, है ना। फरोड टंग होती है ये और मैम हमेशा बाहर की तरफ लटकी हुई होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं प्रोट्रूडिंग, राइट। ये मैम तो फीचर थोड़े से कंफ्यूजन है तेरे, फीचर तुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है पर वैसे तुमने पढ़ा हुआ है, क्लियर, याद हो जाएगा अब। ये मैम एक बार इसको रिवाइज कर लेना, वैसे आंसर एकदम सही है, गुड। बाकी उन्हें नहीं गिरा, देख लो भाई, संडे टेस्ट आने वाला है आपका और आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, तब अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, राइट। चलो, किसी को कोई डाउट? No,